हेलो क्लास एट्थ। आपका केमिस्ट्री का मैं फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा मतलब मैंने थर्ड फोर्थ पहले करा दिया, मुझे लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट सेकंड आप लोग कर लेंगे अपने आप। लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं आगे कंटिन्यू करने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू मूव ऑन टू द फिफ्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि फिफ्थ सिक्स चैप्टर कराने से पहले आपको ये फर्स्ट टू चैप्टर्स मुझे करा देने चाहिए, बिकॉज दे आर दी बेसिक्स एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दी टर्म्स। सो दैट इज़ वाई ये छोटा सा चैप्टर है, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन अप दिस चैप्टर बिफोर डूइंग द फिफ्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर हम करते हैं। इसमें ना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि जो छोटी छोटी जो टर्म्स होती है ना, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो हमने बहुत बार सुनी हुई है, ये वी आर मतलब दे आर नॉट अनकॉमन टू अस, हम कई बार सुन चुके हैं तो हमें लगता है हमें इनके बारे में पता है। बट एक्चुअली ऐसा होता है कि वो बहुत टर्म्स कॉमन होते हैं, बट स्टिल वी डू नॉट नो द बेसिक डिटेल्स अबाउट देम। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया। मैंने कहा स्टार्टिंग से ही करते हैं फिर हम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर जो है आप बचपन से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आई वुड से कि फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स, छोटी क्लास में भी शायद साइंस में पढ़ाते हैं मैटर के बारे में थोड़ा बहुत। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। भूल गई हूँ, मैंने पढ़ाया तो है, मतलब आई हैव टॉट माई चिल्ड्रन बट आई हैव फॉरगॉटन अबाउट इट। बट ये है कि मैटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस स्टेट में हो, जो भी नॉन लिविंग स्टफ है वो मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब देखो मैं नॉन लिविंग बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनिमल्स डेड हो गए हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ना सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है कि हम आपको बताते हैं कि भाई जो मैटर है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ व्हाट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यही तो हम बता रहे हैं आपको कि एटम जो मैटर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और हमने ये पढ़ा है कि जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें हमारे ट्रीज भी आते हैं, एनिमल्स भी, सब कुछ आते हैं। वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, उनकी बॉडी सेल्स से बनी है। तो अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं और ये सेल्स क्या हैं, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनके बारे में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सेल्स भी एटम से मिल के बनते हैं या सेल अलग चीज़ है, एटम्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग लगती हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, है ना। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। देखो मैटर आप इस तरीके से मानिए कि नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं, जो कि वंस अपॉन अ टाइम नॉन लिविंग नहीं थी। मतलब एक चीज़ ही होती है कि वंस अपॉन अ टाइम थिंग्स वर लिविंग एंड देन दे बिकेम डेड ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। सो उनको हम बोलते हैं डेड स्टफ, कि कभी वो जिंदा थे फिर वो मर गए तो दे हैव बिकम डेड स्टफ, जो कि प्लांट्स के साथ भी होता है, एनिमल्स के साथ भी होता है। तो उनकी बॉडी इज डेफिनेटली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो लिविंग मैटर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उनके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। और जो मैटर है जो कि कभी भी लिविंग नहीं था, जैसे कि आपकी एयर है, आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, वाटर है, ये सब कभी भी लिविंग नहीं थे। सॉइल है, सॉइल में मतलब मैं क्ले की बात कर रही हूँ, सॉइल में एक्चुअली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड करते हैं कई बार, तो वो लिविंग है। तो जो मिट्टी है उस सॉइल की बात कर रही हूँ, सैंड है, क्ले है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये कभी भी लिविंग नहीं थी, है ना। दे नेवर हैड लाइफ। सो दीज आर दे कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और जो लिविंग चीज़ें हैं, चाहे वो आज लिविंग है या वो आज डेड हो गई हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम दे वर लिविंग, तो उनकी बॉडी जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। और लेकिन सेल्स के अंदर भी मैटर होता है, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मैटर जो है वो क्या होता है और हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, और कौन सी चीज़ें एटम्स और मॉलिक्यूल से बनती हैं और कौन सी चीज़ें सेल से बनती हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। There is a variety of things around us, for example pen, पेपर, बुक, चेयर, टेबल, वाटर, सॉइल, ट्री एंड सो ऑन। अब इसमें देखो पेपर अगर सिंथेटिक है तो ठीक है, ट्री से बन रहा है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया लिविंग चीज़ का, लेकिन सिर्फ केमिकल है यहाँ पे तो इसको हम नॉन लिविंग ही मानेंगे, मतलब ये मैटर हो जाएगा। टेबल जो है
चेयर अगर प्लास्टिक की है तो ठीक है, टेबल प्लास्टिक की है तो ठीक है, अगर वुडन है तो वुड जो है दैट डजंट कॉन्स्टिट्यूट मैटर, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर बट इट वॉज वंस अपॉन अ टाइम लिविंग, तो उसमें क्या होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, सेल्स होंगे, डेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन अगेन ट्री में लिविंग होगा तो सेल्स होंगे, लिविंग सेल्स होंगे, डेड होगा तो डेड सेल्स होंगे, वुड जो हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन साइज, शेप, कलर एंड अदर फीचर्स, लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी कॉमन है। वो क्या कॉमन प्रॉपर्टी, आप देखो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब सेल से बना हो या एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हो, हर जो सब्सटेंस है, जो भी चीज़ है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, दैट दे ऑल हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। ये सारे की सारे, स्पेशली यहाँ पे हम मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, मैं वो वाली चीज़ छोड़ देती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाली, अब हम मैटर को ही डिस्कस कर रहे हैं तो मैटर की बात करूँगी। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली, दे ऑल हैव मास, मास होता है मैटर के अंदर, इट कंटेन्स सम सब्सटेंस, वेट है उसमें, मास है। देन इट ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। ये मैटर की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। ओके तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हमारी सेंसेस जो 5 सेंसेस है उनमें से कोई भी एक भी अगर उसको फील कर पा रही है, उसको परसीव कर पा रही है, तो दैट इज नोन एज मैटर। परसीव करना मतलब फील करना उस चीज़ को, ठीक है, देखना, हमें ये पता, परसीव करना मतलब हमें पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ हमारे आसपास है, वी कैन फील इट, मे बी वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन परसीव, का मतलब जरूरी नहीं है देखना, देखना इज, विजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वन ऑफ द सेंसेस, बट परसीव का मतलब कि फील कर रहे हो आप, चाहे वो देख के फील कर रहे हो, चाहे आपको टच से फील हो रहा है, चाहे स्मेल से फील हो रहा है, दैट इज परसीव करना किसी भी चीज़ को। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, वी कैन नॉट सी एयर बट इट हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, हम उसको फील भी करते हैं, हवा चलती है हमें फील होती है। When we blow air in a balloon, the balloon gets inflated. बलून में सबने हवा भरी है, एक टाइम पे हम सब बलून से खेलते हैं, बलून में हवा भी भरी है, पानी भी भरा होगा होली पे, तो हवा भरी है तो जब हम हवा उसमें फिल करते हैं बलून के अंदर, तो वो क्या होता है, फूलता जाता है, इट गेट्स इन्फ्लेटेड। सिंपल रीजन क्या है कि द एयर इनसाइड जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं, इट हैज सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, सो द बलून गेट्स एनलार्ज्ड एंड इट टेक्स अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज, है ना। तो एयर ऑक्यूपाइज उसके अंदर स्पेस जो होता है, खाली स्पेस जो है वो एयर उसके अंदर भरती जाती है, इन्फ्लेट होता रहता है, बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल, इसीलिए वो इन्फ्लेट होता है। When we hold an inflated balloon, we feel its mass. जब बलून में हम एयर भर देते हैं और फिर उसको होल्ड करें तो यू कैन फील कि इट हैज़ गॉट सम वेट, उसका वेट इंक्रीज हो गया, तो हमें मास फील होता है उसका। When we switch on the fan, we feel the moving air. एयर जब हवा चलती है, तूफान आता है या हम फैन चलाते हैं तो हमें एयर का मूवमेंट फील होता है ना। गर्मी होती है, वी पर्सपायर, एयर से हमें कूलिंग मिलती है, पर्सपिरेशन हमारा इवेपोरेट होता है, इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, तो वी कैन फील एयर ऑल्सो। देन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, मतलब कि हम अगर मूव कर रहे हैं, एयर में मूव कर रहे हैं, एयर बहुत तेज़ चल रही है, आप ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली 2 व्हीलर ड्राइव जब आप कर रहे हो, तो एयर सामने से अगर आ रही है तो इट विल ऑफर रेजिस्टेंस। आपने सबने अगर ड्राइव किया होगा या ऐसे कहीं गए होंगे तो आपको फील हुआ होगा, इवन साइकिल पे आप फील कर सकते हैं ना, 2 व्हीलर की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके अलावा वाटर में आप स्विमिंग करते हैं या आप सिर्फ एक काम करिए कि बड़ा सा एक वाटर का कंटेनर, उसमें अपना हैंड भी मूव करके देखिए तो आपको रेजिस्टेंस फील होगी। तो इसका मतलब कि मैटर जो है, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ मास एंड इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर है, कुछ चीज़ प्रेजेंट है, सब्सटेंस प्रेजेंट है वहाँ पे, चाहे वो आपको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो एक अनदर चीज़ है, तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। देखो जब आप खाली स्पेस में आप कहीं जा रहे हो, एक सपोज मॉल में गए हो, वहाँ पे खाली है मॉल, तो आप आराम से चलते रहोगे लेन्स में और वेरियस शॉप्स में, लेकिन अगर वो भरी हुई है, हम रोड्स की बात करें या मॉल की बात करें या शॉप की बात करें, बहुत भीड़ है, तो जब आप चलोगे तो आप एक दूसरे से टकराओगे, मतलब पीपल विल अपोज योर मूवमेंट, दे विल ऑफर रेजिस्टेंस, आप उतना फ्री मूवमेंट नहीं कर पाओगे। खाली जगह में आप फ्रीली मूव कर लेते हो, जब आपके आसपास चारों ओर बहुत भीड़ है तो आप उतना फ्रीली मूव कर पाते हैं। सेम विथ ट्रैफिक जाम में व्हीकल फंस जाता है बिकॉज ऑल अराउंड अस देयर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स,
और खाली रोड होगी तो द व्हीकल कैन मूव वेरी फ्रीली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ हमारे आसपास नहीं है तो हमें रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आसपास तो फिर रेजिस्टेंस फील होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैटर है, मैटर में भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव सर्टेन मास, उनके अंदर वेट है, मतलब आप उनसे टकराओगे तो एनर्जी को कुछ लेन देन होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो they will offer you resistance. So when we walk during a storm we experience resistance offered by air. अगर तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो you will be affected, आपको ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी मूव करने के लिए, क्योंकि विंड इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली व्हेन वी स्विम वी एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर। जब हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर रेजिस्ट कर रहा है हमारे मूवमेंट को। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो कि हमें पता होती हैं, बट वी नेवर पे अटेंशन टू देम। सो यू शुड एनालाइज ईच एंड एवरी लाइन। ये जो आपको मैटर दिया जाता है ना, तो इट इज़ वेरी यूजफुल, बहुत बार रिसर्च करके बुक्स बनती हैं, तो एवरी लाइन हैज़ सम मीनिंग। ओके अब हम मैटर के बारे में हमें समझ में आ गया कि मैटर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि मैटर एक्चुअली बनता किस चीज़ से। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि जो मैटर नॉन लिविंग है तो इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं तो 4th चैप्टर में पहले ही आपका कर चुकी हूँ, तो आप 4th चैप्टर देख लीजिएगा। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज द एटम विच इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और एटम्स मिलकर फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अ टेबल, अ बुक, द एयर एंड इवन वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब हम तो सेल से बने हैं, ठीक है। एटम्स क्या है, एटम्स हमारी बॉडी में, अब फिर वही वाली बात हो गई, मैंने आपको जो शुरू में एक्सप्लेन किया। एटम्स क्या है, हमारी बॉडी में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो सारे एक्चुअली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर केमिकल कंपाउंड एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि हमारी बॉडी में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके The smallest particle that exhibits all the properties of matter and does not have an independent existence is called an atom. अब एटम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि पार्टिकल, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम बोल देते हैं एटम। एटम जो है वो एक एलिमेंट की सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, मतलब वो उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव है। एक एलिमेंट में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वो सारी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर एटम उसका शो करता है, डिपिक्ट करता है। इट अंडरगोज द सेम केमिकल रिएक्शंस। नाउ एटम्स जो है यूजुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक एटम यूजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है तो वो 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। उनकी आप ये कहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि वो एक एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। वो सारी चीज़ें भी हम 4th चैप्टर में कर चुके हैं। तो एक एटम जो है वो अगर 2 एटम्स कंबाइन करके इकट्ठे रहते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 एटम्स तो चाहिए। जैसे कि आप हाइड्रोजन की बात करें तो H + H कंबाइन, 2 एटम्स कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, H2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ऐसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के O + O 2 एटम्स कंबाइन करके एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटम दूसरा नाइट्रोजन का एटम अगेन इन्होंने कंबाइन करके N2 मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं दे अगेन जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द मैटर, ठीक है। नाउ डेफिनेशन क्या दे रखी है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसको हम एटम बोल देते हैं, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। दोनों ही जो मैटर है, जिस मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, मतलब वो उस मैटर का, उस पर्टिकुलर मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर, ये ध्यान रखिएगा। दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है, ये अभी आपने पढ़ी होगी, शायद 6 में भी पढ़ी होगी। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। ये क्या कह रहे हैं
कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान से याद करना। इसके पोस्टुलेट्स आते हैं, मतलब ये लिखने को आएगी आपको। अब ये क्या कह रहे हैं कि एवरी सब्सटेंस, doesn't matter whether it is solid, liquid or gas, it is made up of tiny particles and these particles may be atoms or molecules. मतलब जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी मैटर है हमारे चारों ओर, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. नाउ द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आर, फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. सेकेंड, The constituent particles of a particular matter are identical in all respects. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो सब सिमिलर होते हैं हर तरीके से. हर तरीके से ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब उनकी शेप सेम होगी, उनका साइज सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो सब सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, so they are identical, so we can say that they are identical in all respects. Then the particles of matter have spaces between them. अब जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है. वो डिपेंड करता है कि किस मैटर की बात करें. जैसे सॉलिड्स में बहुत कम स्पेस होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसेस में और ज़्यादा होता है. तो ये जो स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. इंटर वर्ड कहीं भी यूज होता है तो इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में. जैसे कि इंटर सेलुलर हम बोलते हैं तो इसका मतलब दो सेल्स के बीच में. इंटर नोड होती है तो दो प्लांट्स में पढ़े ना इंटर नोड, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं. तो इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच में कहीं भी इंटर वर्ड हो रहा है तो दैट मीन्स इन बिटवीन. ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, किसी चीज़ के अंदर की बात करें. इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर क्या होता है. ठीक है, इंट्रा मीन्स विद इन, इनसाइड, और इंटर मीन्स इन बिटवीन. ये ध्यान रखिएगा. नाउ दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, या फिर हम इसके लिए एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं, वॉइड. A void means void, void, void means empty space. खाली स्पेस जो होता है उसको हम void बोलते हैं. ये बड़ा एक अच्छा वर्ड है. You must learn this to improve your vocabulary. जैसे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन चला जाए, या हमारी कोई बहुत अच्छी चीज़ जो हमारी फेवरेट चीज़ हो वो चली जाए, या हमारे कोई लाइफ में ऐसा फ्रेंड चला जाए. सपोज आप क्लासमेट से आपके फ्रेंड के फादर का ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया, आप मिस कर रहे हो उसको, और उसकी जगह आपको कोई उतना अच्छा फ्रेंड नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ वॉइड क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ आवर फ्रेंड. A void has been created in our life. Void, empty space, मतलब आपको खालीपन फील होता है क्योंकि वो आपका फ्रेंड चला गया. There is an empty space which cannot be filled up by any other friend because that particular friend was so special. So void, ठीक है, void का मतलब खाली space. Okay. तो the particles of matter have voids between them, or they have interparticle space or intermolecular space between them. Now, these particles of matter attract one another with a force called interparticle or intermolecular force of attraction. अभी जो पार्टिकल्स हैं, एक ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में आपस में ना अट्रैक्शन होता है, काफ़ी अट्रैक्शन होता है. और ये जो अट्रैक्शन होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब इंटर का मतलब वही बीच, बीच, इंटर का मतलब मैंने बोला इन बिटवीन. तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है. अगर जैसे कोई मैटर है, उसके ये पार्टिकल्स हैं, ये अगर दूर दूर हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी. अगर हम इनको और दूर कर दें, ये बीच वाले पार्टिकल्स हटा दें और हम यहाँ पे अब कर दें, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूर हो जाएगी और कम हो जाएगी. मतलब कि जैसे जैसे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है. जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड वाइस वर्सा. होता क्या है, आप इसको इस तरीके से ले लो, अपने रिलेशंस के बारे में बात कर लो. सपोज आपके दो कजन्स हैं,
एक कज़न है जो आपके पास रहता है, जिसके आपकी एज के ही हैं दोनों कज़न्स। एक कज़न है जो आपके पास रहता है, आपकी काफ़ी मतलब दिन रात आप लोग मस्ती करते हो, साथ में पढ़ाई करते हो, घूमते फिरते हो, लड़ाई करते हो, मतलब यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। और एक कज़न है जो कि बाहर है, अब्रॉड है मे बी, या बहुत दूर है, आप उससे साल 2 साल में मिल पाते हो। तो ऑब्वियसली किससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी? जो कज़न आपके पास है, जिससे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, उससे आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जो दूर है, जो डिस्टेंस पे रह रहा है, उससे आपकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जितना दूर होते जाते हैं उतनी बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जाती है। तो सेम इज़ विद पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स जितने पास होंगे उनकी बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, है ना। दे विल बी क्लोज टू ईच अदर। वो अपने बीच में किसी को आने नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। ऐसे रिलेशनशिप्स में होता है, हम जितने क्लोज होते हैं तो कोई बीच में हमारे आ नहीं सकता, हमें लड़ाई नहीं करवा सकता। और हम जितने दूर होंगे उतना ही दूसरे लोग हमारे बीच में आ सकते हैं, ना, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो जितना दूर होंगे पार्टिकल्स उतना उनमें अट्रैक्शन कम होगा। So intermolecular force of attraction decreases with increase in distance between the constant particles। ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप इससे रिलेट करके कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, दे आर इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी मोशन की, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग अबाउट, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। मतलब रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं। ये कब हो रहा है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब हो रहा है? जबकि हम उन्हें एक्सटर्नली कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, कोई फिजिकल फोर्स नहीं, कोई चार्ज नहीं है, नॉर्मल स्टेट में है वो, उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तब भी वो दे आर द मॉलिक्यूल्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। रैंडम मोशन है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। आप ये मानो कि कोई छोटा सा मोटा बच्चा है हेल्दी बेबी है जो कि छोटा है, मतलब वो ज़्यादा मूव नहीं करता है ना, तो वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, यहाँ 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 इधर इधर। वो अपनी जो बमटी है ना उसको मूव नहीं करेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। लेकिन अगर उसके पास थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, आलसी बच्चा को वो एक जगह बैठे बैठे मूव करेगा, लेकिन उसके पास एनर्जी आ जाएगी तो क्या होगा? वो थोड़ा सा मूव करने लगेगा, और ज़्यादा एनर्जी आएगी तो दौड़ लगाना शुरू कर देगा। तो ये जो आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो कि अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू देयर मोशन। जो अपने आप जो इनहेरेंट एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो पैसिव एनर्जी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है आपने, अभी आपने पढ़ा नहीं है ये सब। तो एक एनर्जी होती है जो कि हमारे मोशन से क्रिएट होती है, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे पजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस मोशन। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, थोड़े बहुत हिलते रहते हैं। सॉलिड्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सॉलिड्स का मूवमेंट, मोशन सबसे कम होता है। द एटम्स और द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड दे डोंट लीव देयर स्पेस, अपनी स्पेस पर ही थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स अपना स्पेस छोड़ के जा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। गैस के पार्टिकल्स तो बिल्कुल ही फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो ये जो एनर्जी है जो मोशन की वजह से क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज kinetic energy. The particles of matter possess kinetic energy because of their continuous motion. The kinetic energy of particles increases with the increase in temperature and vice versa. मतलब आप जितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर सप्लाई करोगे ना किसी मैटर को, तो क्या होगा? टेम्परेचर सप्लाई करने का मतलब क्या है कि एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की, तो उनका मूवमेंट है, उनका जो मोशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि नेचुरल कंडीशन की, कि हमने एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं की है, तब भी पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो वो सबसे कम होता है सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है, और जो गैसेस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपने इंटरनल एनर्जी होती है जो प्रेजेंट होती है हर मैटर में, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज ड्यू टू मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर।
काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे स्टेट्स, मैटर को हम कितनी स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? सबसे पहले है सॉलिड स्टेट, जिनके पास की सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के पास ना मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होता, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। अब इतना ज़्यादा पास पास बैठे हुए हैं कि वो हिल सकते हैं बस, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिल सकते, बस थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे शेक कर सकते हैं इधर से उधर, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी सीट छोड़ के कहीं और चले जाएं। ठीक है, तो दैट इज सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या है? दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सॉरी, in solids the particles, that is the molecules, are very closely packed. The particles of a solid possess least kinetic energy, सबसे कम kinetic energy इनके पास होती है. there is a very strong intermolecular force of attraction, क्योंकि kinetic energy कम है, पास पास बैठे हुए हैं, तो इनकी जो आपस में जो attraction है ना वो बहुत ज़्यादा है. and negligible intermolecular space, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्पेस कम है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो ये चीज़ें आप एक की ध्यान रख लोगे, बाकी सब आपको अपने आप ही ध्यान हो जाएंगी. एज अ रिजल्ट अब ये इतना सारी कहानी हो गई कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. अपनी मीन पोजीशन मतलब अपनी सेंट्रल पोजीशन, जो अपनी बेसिक पोजीशन जो है उसी पे बैठे रहते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, वहीं से वाइब्रेट करते हैं, मतलब वहीं पे बैठे बैठे हिलते रहते हैं. ओके, दिस गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम टू सॉलिड्स. अब इस प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड्स जो हैं दे हैव गॉट अ डेफिनेट शेप, वॉल्यूम है उनका एक पर्टिकुलर, मतलब उनकी शेप फिक्स्ड हो गई क्योंकि वो मूव तो कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही उनका वॉल्यूम फिक्स हो गया क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं निकल के नहीं भाग रहे हैं. देन क्योंकि वो फिक्स शेप हो गई और अपनी जगह पे फिक्स हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, तो उनकी जो शेप है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा. दे आर नॉट चेंजिंग द शेप, और क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते. हालांकि कुछ सॉलिड्स कैन बी प्रेस्ड, जैसे कि वुड है, वुड को आप प्रेस नहीं कर सकते हो, लेकिन रबर है, रबर भी एक सॉलिड है, रबर को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, इट इज समवट कंप्रेसिबल. कॉटन है, कॉटन को कंप्रेस कर सकते हैं. स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं, दो इट इज ऑल्सो सॉलिड, तो वो सॉलिड है, कंप्रेसिबल है, बिकॉज दे हैव गॉट एयर पार्टिकल्स इन बिटवीन देम, air spaces हैं. Otherwise usually solids are hard, rigid and incompressible. They have a particular volume, they have a particular definite shape. Some examples of solids are wood, metal, rock, bricks and glass. ये सब सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं. लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट क्या है भाई? जहाँ पे कि पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ी सी दूर पर हैं. द मॉलिक्यूल्स, ये डायग्राम दे रखा है देखो, मॉलिक्यूल्स थोड़ी थोड़ी दूर हैं, सॉलिड में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड थे देखो, और लिक्विड में थोड़ा दूर हो गए. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड possess काइनेटिक एनर्जी हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स. लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा है लेकिन गैस से कम है. अब इसकी वजह से क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में वीक हो गई एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो गए ना, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो गई, वीक हो गई, एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया. क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया तो दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ने से मतलब स्पेस उनके बीच में क्रिएट हो गया. देयरफॉर द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द होल बल्क ऑफ द लिक्विड. इसीलिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे लिक्विड में चारों तरफ कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, जहाँ उनकी मर्जी हो, रैंडम मोशन में वो मूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादा है. However, the particles are restricted to move only within the liquid. They do not leave the liquid. अब यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि लिक्विड की जो बाउंड्री है, जो लेयर है, उसके अंदर ही रहते हैं, वो अपनी ना बाउंड्री को छोड़ के नहीं जाते. इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने स्ट्रक्चर को छोड़ के निकल जाए. हालांकि जब इवेपोरेशन होती है, जब देखो पानी इवेपोरेट होता है, किस कंडीशन में इवेपोरेट होता है? जब उसको हीट मिलती है, हीट मिलती है या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तब पानी इवेपोरेट करता है. मतलब लेकिन पानी इवेपोरेट कहाँ से करता है? सरफेस पे से. द वाटर ऑलवेज इवेपोरेट्स फ्रॉम इट्स सरफेस. सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे अब्जॉर्ब एनर्जी या हीट या सनलाइट या जो भी उन्हें एनर्जी दी जा रही है, उसकी वजह से उनका टेम्परेचर राइज होता है. जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं दे आर दी फर्स्ट वंस टू लीव दैट पर्टिकुलर लिक्विड, क्योंकि सरफेस पे आसान होता है, उनको एक लेयर उनके ऊपर से क्लियर है ना, ऊपर की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो दे कैन मूव आउट ऑफ द लेयर ऑफ द लिक्विड लैटिस जो है. लेकिन यूजुअली नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे दे आर नॉट एबल टू लीव द लिक्विड, दे रिमेन विद इन द लिक्विड. सो intermolecular force of attraction is lesser than the solids, more than the gases.
ओके, स्पेस भी ऐसे होता है. देयरफॉर लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम डेफिनेट है क्योंकि दे कैन नॉट लीव द लिक्विड सरफेस, बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. शेप नहीं है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा और वो कहीं भी कैसे भी मूव कर लेते हैं. दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. फ्लो करते हैं क्योंकि फ्लूइडिटी ज़्यादा है और जिस कंटेनर में डालें उसकी शेप अज्यूम कर लेते हैं. वो सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आर वाटर, मिल्क, अल्कोहल, पेट्रोल, मर्करी. मर्करी इज अ लिक्विड मेटल. Then last is gaseous state. We are on to the third state of matter, that is the gaseous state. अब इसमें देखो balloons, ये particles of gas बहुत दूर दूर हैं. They have a lot of intermolecular space between them. और intermolecular space बढ़ गया तो intermolecular force of attraction कम हो गई. In gases, the particles are far apart and move freely in a random manner. The particles of a gas possess very very high kinetic energy. बहुत high kinetic energy, इसीलिए दूर दूर चले जाते हैं particles. Intermolecular force of attraction is very weak and the intermolecular space is very large. अट्रैक्शन जितना कम होगा उतनी दूरी बढ़ जाती है. एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस. दीज पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. दिस इज वाई द गैसेज डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप नॉर डू दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम. पूरा पूरा स्पेस जितना भी होता है सब में वो अपना कब्जा कर लेते हैं. ऐसे इसीलिए डिफ्यूजन होता है ना, इसीलिए तो आप एक कमरे में कहीं पे भी इंसेंस बर्न करते हैं, अगरबत्ती की स्टिक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, इंसेंस बर्न करते हैं ना, या परफ्यूम स्प्रे करते हैं. इट स्प्रेड्स इन द होल रूम. व्हाई? बिकॉज ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव अबाउट फ्रीली इन अ रैंडम मैनर. सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 एंड नाइट्रोजन. इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. ऑक्सीजन मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूले याद करने का तरीका है कि आप जब भी कहीं भी नाम देखें किसी भी केमिकल का तो उसका फॉर्मूला वहाँ पे आप लिख लिया करिए, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे. नाउ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर इज डिटरमाइंड बाय. ये कह रहे हैं कि कोई भी मैटर है उसकी फिजिकल स्टेट किन फैक्टर्स के बेसिस पे डिटरमाइन होती है. पहला क्या है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस. जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा उतनी कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी. तो जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है तो वो मैटर कैसा होगा? गैस. अगर कम हो जाएगा तो वो लिक्विड में हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो गैस में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट. जितना ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. वो सॉलिड्स में होता है, लिक्विड्स में कम होती है, गैसेस में बिल्कुल कम होती है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब मैटर में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है? उसके मूवमेंट की वजह से होती है. तो जिसमें जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है उतना ज़्यादा मूवमेंट है तो उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. तो वो किस में होता है? गैसेस में. तो गैसेस में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, उतनी ज़्यादा ही मूवमेंट होगा और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. तो गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स में उससे कम और सॉलिड्स में सबसे कम. तो अब यहाँ पे ये टेबल दे रखी है जिसमें कि डिफरेंसेस दे रखे हैं लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज. देखो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था कि अब हायर क्लासेस में ना आपको ऐसे नहीं बोलते हैं, 5 मार्क्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सो एंड सो, 5 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं होता है. दे गिव पर्टिकुलर पैरामीटर्स देते हैं कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन सो एंड सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर. लाइक एग्जाम्पल, differentiate between animal cell and plant cell on the basis of cell wall, या differentiate between solids and liquids on the basis of their fluidity, on the basis of the intermolecular forces of attraction. तो आपको वही पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन करना है, उसी पे डिफरेंशिएट करना है. तो इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया 3 नंबर का, ये ऐसे इस तरीके से लिखने को नहीं आता है कि राइट 3 डिफरेंसेस और राइट 5 डिफरेंसेस. डिफरेंसेस आपको 1 मार्क के या 2 मार्क के आएंगे, बट दे विल बी गिवन, यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑन विच टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी गिवन एंटिटीज. तो आपको क्राइटेरिया के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है. दैट इज़ वाई यू नीड टू लर्न एवरीथिंग. सब कुछ आपको पता होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट क्राइटेरिया जो है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन दी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें पता है, सॉलिड्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड,
So we can say the molecules of solids are very closely packed, liquids have loosely packed molecules, and the gaseous molecules are quite far apart. So that is one of the criteria for differentiating between the three states of matter. Now, on the basis of intermolecular force of attraction, जितना ज़्यादा close packing होगी उतनी ज़्यादा intermolecular force of attraction strong होगी. So in the solids the intermolecular force of attraction is very strong. In liquids it is weak, whereas in the gases it is the weakest. Their molecules are really very far apart. Then what about intermolecular space? Intermolecular space solids में बहुत कम होता है, negligible होता है, because their atoms or the molecules whichever is present they are very closely packed. Then liquid में solid से थोड़ा ज़्यादा होता है, and gases में it's plenty maximum होता है intermolecular space. मतलब बहुत ज़्यादा कोई limit ही नहीं है, क्योंकि जितना space मिलेगा उसमें पूरे space में ही gases molecules move करते हैं, so there's no limit. Then on the basis of position of molecules, तो जो solid है उसमें उसकी molecular position fixed होती है. The position of molecules is fixed. They only vibrate about their mean positions. As I told you earlier, they can just move. They do not shift from their position. अपनी position पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत बस ऐसे हिल सकते हैं. They cannot move about. chair छोड़ के नहीं जा सकते. Then इसमें liquids में it is not fixed. The molecules can move about throughout the surface or throughout the volume of the liquid. Gases में तो they are quite free. Liquid में तो फिर भी एक upper layer से limited थे. They will not move out of the upper layer unless supplied by an external energy. लेकिन gaseous state में क्या होता है कि molecules कहीं भी move करते हैं normal state में. हम ये जो सारे criteria discuss कर रहे हैं, this is under normal conditions of temperature and pressure. Normal state की बात कर रहे हैं. Okay, then shape. The solids they definitely have a fixed shape. Liquids की definite shape नहीं होती. It takes the shape of the container on which it is placed, and the gases also have no definite shape. Then the volume. Solids, since they have definite shape, they occupy a particular definite volume. Liquids also have definite volume. So their shape changes according to the shape of the container, but they retain their volume. They do not change their volume. But what about the gases? Gases जो हैं उनको जितना space मिल जाए वो पूरा space occupy कर लेती हैं. That means their volume is quite expandable. Expand कर जाता है, तो volume उनका कोई fix नहीं है. Now what about rigidity? Rigidity, solids are highly rigid. बहुत rigid हैं. Rigid मतलब कि brittle है ना. मतलब एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करके रखता है. रिजिडिटी हमारे प्रिंसिपल्स में भी होती है ना कि हम अपनी बात से हटते नहीं है. दैट इज रिजिड, बीइंग रिजिड. लिक्विड्स आर नॉन रिजिड एंड गैसेस आर ऑब्वियसली दे आर आल्सो नॉन रिजिड. फ्लूइडिटी, दैट इज टेंडेंसी टू फ्लो. लिक्विड्स आर नॉट फ्लूइड्स, दे डू नॉट फ्लो. एक्सेप्शन है बस मर्करी. मर्करी इज अ सॉलिड विच फ्लोज. Then liquids obviously they flow freely, but they always flow from a region of their higher level to lower level. External force अगर नहीं applicable है किसी condition में, तो liquids हमेशा higher to lower level flow करते हैं, कभी भी lower to higher flow नहीं करते हैं. लेकिन gases जो हैं they can flow in all directions. ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर गैसेस कैन मूव अबाउट. गैसेस मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट एनीवेयर एंड दे कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शंस. एक्चुअली फ्लूइड वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. फ्लूइडिटी की बात करें, सो डू यू नो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? गैसेस प्लस लिक्विड्स, दे बोथ ऑफ देम दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स. सॉलिड्स आर सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स हम दोनों को इंक्लूड करते हैं. मीन्स एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड. ओके, next is compressibility. Solids are incompressible. As I told you, there are some exceptions. They can be compressed due to their molecular structures, such as rubber है, cotton है, sponge है. They can be compressible. They are compressible rather, but usually solids are incompressible. Liquids are slightly compressible, and the gases are highly compressible. उनके molecules को बीच पास ले आओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो स्पेस है वो ख़त्म कर दो, तो गैसेस पास आ जाती हैं. इनफैक्ट
गैसेस को हम इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आप एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अपने घर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंप्रेस्ड गैस, है ना, जो कुकिंग गैस है हमारी, तो वो कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही हम उसके बर्नर के नॉब को ऑन करते हैं तो वो प्रेशर रिलीज होता है, तो जो लिक्विड है वो दोबारा से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्पेस मिल जाता है गैसेस मॉलिक्यूल्स को मूव आउट करने के लिए। सो दे आर रिकन्वर्टेड बैक टू गैसियस फॉर्म। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम होती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो द मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव आउट। काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनके रैंडम मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है, दैट इज़ देयर काइनेटिक एनर्जी। जो उनके अंदर इनहेरेंट होती है, जो पहले से स्टोर्ड होती है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मूवमेंट से जो क्रिएट होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ लिक्विड्स में इट इज़ हायर देन सॉलिड्स, एंड गैसेस में दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट अबाउट डेंसिटी? डेंसिटी जो है, जो सॉलिड्स की होती है, दे आर डेंस, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है बीच में, तो दे आर वेरी क्लोज, दे आर डेंसली पैक्ड। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी उनका बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स की मॉडरेट टू हाई और गैसेस की लो डेंसिटी होती है, बिकॉज वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज़ वाई। नाउ वी फिनिश विद द थ्योरी हियर। नाउ द एक्सरसाइज फॉर रिविजन, एक्सरसाइज करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। Air, milk, water, stones and honey are all examples of these questions are really very very simple. आप अपने आप भी कर सकते हैं, but since we are doing the whole thing तो कर लेते हैं। Air, milk, water, store, honey किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के, लिक्विड के, गैसेस के या मैटर के? तो यहाँ पे हम क्या टिक करेंगे? मैटर के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सॉलिड भी इंक्लूडेड है, लिक्विड भी है और गैस भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी है, तो उसमें से कौन सा उसका पोस्टुलेट नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, अ पर्टिकुलर मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर आर डिफरेंट, नो दे आर नॉट डिफरेंट। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। एक मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑल सेम या सिमिलर टू ईच अदर, सेम ही होते हैं इनफैक्ट। The particles of matter have intermolecular spaces. Yes, they do have intermolecular spaces. The particles of matter are in continuous random motion. This is also correct. So your answer would be B. B option आपका आंसर है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कैसे इंक्रीज होती है? किस कंडीशन में इंक्रीज होती है? डिक्रीज इन टेम्परेचर? नो। इंक्रीज इन टेम्परेचर? यस। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इंक्रीज नहीं होगी। बोथ ए एंड सी, तो ये सब गलत है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। In which of the following states of matter position of molecules is fixed and they only vibrate about their fixed positions? ये मैंने कई बार आपको बता दिया कि पोजीशन फिक्स है, सिर्फ अपनी जगह पर बैठे बैठे हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, दैट इज डन इन सॉलिड्स। तो हमें बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वी नो दैट द आंसर इज सॉलिड्स। ऑप्शन दे रखे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, बोथ ए एंड सी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सॉलिड्स। नेक्स्ट, fill in the blanks. Anything that has mass and occupies space is called, this is our basic definition है ना, मॉलिक्यूल मैटर की ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, ये आपको पता ही होगी। तो दिस इज नोन एज मैटर। मैटर हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। देयर इज अ वेरी डैश इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट, डैश हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। किसकी फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप नहीं है? तो सिंपल सी बात, सॉलिड्स। अच्छा, यहाँ पे गैसेस और लिक्विड्स दे रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज द लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डू नॉट पोजेस अ डेफिनेट शेप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज द, काइनेटिक एनर्जी गैसेस की कैसी होती है? मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो इट इज़ द हाइएस्ट।
इट इज़ द हाईएस्ट और मैक्सिमम एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. लिक्विड्स की लीस्ट होती है सबसे कम सॉरी सॉलिड्स की लीस्ट होती है सबसे कम होती है लिक्विड्स के इन बिटवीन, एंड द गैसेस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी. जो भी क्राइटेरिया है वो या तो ऊपर से नीचे जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा. मतलब सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में, सॉलिड्स में जो चीज़ सबसे कम होगी वो गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है. और इसी तरीके से अगर आप देखो कि जो चीज़, जो क्राइटेरिया या जो प्रॉपर्टी गैसेस में सबसे ज़्यादा होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक गैसेस सबसे ज़्यादा शो करेंगे, उसको सॉलिड्स में वो चीज़ सबसे कम होगी, एंड लिक्विड्स में अगेन इंटरमीडिएट होगी. सो दिस फिनिशेस विद द फर्स्ट लेक्चर. इसके ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसके मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग ऑल द एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग हार्डली 4 लेक्चर्स बनेंगे. तो इसको मैंने इसलिए लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिक्स थोड़े से आपके क्लियर हो जाएंगे. तो हम जो आगे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री भी है आपके में, विच इज़ जो आपका 8th का सिलेबस है, यही सिलेबस एक्सपैंड होके 9th में जा रहा है. 9th और 10th में, स्पेशली 9th में यही चैप्टर से मैंने देखा है कि 9th में यही चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हैं. तो ये वाला सिलेबस आप ढंग से कर लेंगे तो 9th में बहुत आसानी हो जाएगी. सो टिल देन टेक केयर. वीडियो को लाइक करिए आपको अच्छा लगे कंटेंट तो, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, टेक केयर.